हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने एटम के बारे में पढ़ा। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, रदरफोर्ड का मॉडल, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे चार्ज, उनका मास। फिर हमने पढ़ा एएमयू क्या होता है। उसके बाद पढ़ा एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। फिर एक एटम का मास एएमयू में, ग्राम में, केजी में। फिर हमने आपको ये सिखाया था कि अगर आपसे नंबर ऑफ एटम्स के मास पूछे जाएंगे तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, या अगर आपको कुछ एटम्स के मास दिए हैं और उसमें नंबर ऑफ एटम्स पूछे जा रहे हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इसी में आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज एटॉमिक मास। ये एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, इससे क्या मतलब है हमारा, ठीक है। तो जो भी हमारे पास 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड है बेटा, तो नेचर में ये ऑलमोस्ट जितने भी एलिमेंट हैं ये अपने अलग अलग आइसोटोप्स से मिलके बने होते हैं। जैसे हम फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन की ही बात करें तो हमने आपको बताया था कि हाइड्रोजन जो नेचर में पाया जाता है, ये एलिमेंट हाइड्रोजन जो नेचर में पाया जाता है, ये 3 तरह के आइसोटोप से मिलके बना होता है। इसमें जो हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप होता है H11, इसको प्रोटियम बोलते हैं। दूसरे वाले को H21 ड्यूट्रियम बोलते हैं, और तीसरे वाले को हम लोग H31 ट्राइटियम बोलते हैं। दूसरा, इसको एक और हम लोग नॉर्मल हाइड्रोजन बोल सकते हैं, इसको हैवी हाइड्रोजन बोल सकते हैं, और ये रेडियो एक्टिव होता है तो इसको रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, ठीक। अब देखो, इसका बेटा एटॉमिक मास 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, और जो हम लोग कैलकुलेशन में यूज करते हैं वो करते हैं 1.008। जब भी आपने देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल में भी जो एलिमेंट्स होते हैं तो उनका जो एटॉमिक मास लिखा होता है वो फ्रैक्शन में होता है, फ्रैक्शन में होता है। तो ये वाला जो एटॉमिक मास आया वो कहाँ से आया? हमने इसको कंसीडर किया होता तो 1 रखते, इसको कंसीडर किया होता तो 2 रखते, इसको कंसीडर किया होता तो 3 रखते, बट ना हमने 1 रखा, 2 रखा, ना 3 रखा। कितना लिया? 1.008। तो ये 1.008 आया कहाँ से? तो इसी के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है एवरेज एटॉमिक मास, और ये बात ऑलमोस्ट ऑल 118 एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी एटॉमिक मास हम लोग केमिकल कैलकुलेशन में यूज करते हैं या जो पीरियोडिक टेबल में लिखा होता है, एक्चुअल में ये एटॉमिक मास इन आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास होता है, एवरेज एटॉमिक मास होता है। तो अगर आपने अब तक जो एवरेज सीखा है उसके हिसाब से करो तो 1 + 2 + 3 और 3 है तो 3, तो ये जो आएगा वो गलत आएगा। ये तरीका नहीं है एवरेज निकालने का। एवरेज हम लोग फिर कैसे निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास, ये हम सीखते हैं। इसको हम इस तरह से समझे बेटा कि एवरेज निकालने में कौन कौन से आइसोटोप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके साथ इस बात का भी कंट्रीब्यूशन होगा
कि उन आइसोटोप्स का परसेंटेज अकरेंस क्या है। मतलब जैसे एक सिंपल एग्जांपल हम आपको दें कि मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है और ये तीसरा बॉक्स है। इस बॉक्स में आपको सपोज करिए कि कॉटन सॉइल और आयरन फिल करना है। इसमें भी कॉटन सॉइल और आयरन फिल करना है। इसमें भी कॉटन सॉइल और आयरन फिल करना है। तो आप इस तरह से चलेंगे कि ये पूरा क्या हो गया, नेचर में पाया जाने वाला एलिमेंट, ये नेचर में पाया जाने वाला एलिमेंट है। और ये कॉटन सॉइल और आयरन इस एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं। जैसे हम कहें कि ये नेचर का हाइड्रोजन है, ये नेचर का हाइड्रोजन है और ये नेचर का हाइड्रोजन है। और कॉटन सबसे हल्का है तो इसको हम मान सकते हैं कि ये प्रोटियम है। सॉइल इससे हैवी है तो हम ये मान सकते हैं कि ये ड्यूटियम है। और आयरन सबसे हैवी है तो इसको मान सकते हैं कि ट्राइटियम है। ठीक है, तो इसका एवरेज क्या होगा? तो आप सिंपल इसको 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 3 नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? जैसे मान लीजिए पहले वाले केस में हमने 50% कॉटन से भर दिया और जो 50 बचा उसमें से आधे में सॉइल भर दिया और आधे में आयरन भर दिया। इसमें हमने 50% सॉइल से भर दिया और बाकी जो बचा उसमें से कॉटन आधे में भर दिया और आधे में हमने आयरन भर दिया। इसमें हमने 50% आयरन से भर दिया और बाकी जो बचा उसमें से कॉटन भर दिया और सॉइल भर दिया। तो सबसे ज्यादा मास कहाँ पे आएगा? ऑब्वियस सी बात है, आयरन सबसे हैवी है और इसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है तो इसका मास सबसे ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इसका जो एवरेज मास आ रहा है तीनों ही केस में यही तो भरे गए हैं, तो सिर्फ इन पे थोड़े डिपेंड कर रहा है, इस पे भी तो डिपेंड कर रहा है ना बेटा कि इनका परसेंटेज कितना है। तो इसी परसेंटेज को या रिलेटिव अमाउंट को हम लोग बोलते हैं अबंडेंस। ठीक है, तो अब जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो आइसोटोप के मास के साथ साथ उनके अबंडेंस पे भी डिपेंड करेगा। और इसी से फिर मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट के 2 या 3 कितने भी आइसोटोप हैं। पहले का मास है x, दूसरे का है y, तीसरे का मास है z। इसका परसेंटेज अबंडेंस A है, इसका B है, इसका C है। तो हमें इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो एवरेज एटॉमिक मास का जो फार्मूला आएगा वो आएगा मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू इट्स मतलब फर्स्ट का अबंडेंस प्लस मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप इनटू इट्स अबंडेंस प्लस मास ऑफ थर्ड आइसोटोप इनटू इट्स अबंडेंस डिवाइडेड बाय टोटल अबंडेंस। टोटल अबंडेंस। ठीक है, तो अगर एक जनरल जो हमने लिया था उसके लिए यूज करें तो फर्स्ट आइसोटोप का मास, सेकंड का मास, थर्ड का मास और ये इनका अबंडेंस है। तो हम कहेंगे कि x × A
प्लस वाई इंटू बी प्लस जेड इंटू सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। और थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आती हो, मास इंटू अबंडेंस प्लस मास इंटू अबंडेंस प्लस मास इंटू अबंडेंस। तो मैथमेटिक्स में इस चीज को हम बोलते हैं समेशन इसका मास का इंटू अबंडेंस का और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ अबंडेंस। तो ये हो गया फार्मूला किसका, एवरेज एटॉमिक मास का। ठीक है बेटा। तो अगर किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं और उस एलिमेंट का आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो उसका तरीका है कि जितने भी आइसोटोप्स हैं हर आइसोटोप्स का मास इनटू उसका अबंडेंस प्लस दूसरे वाले आइसोटोप का मास इनटू उसका अबंडेंस प्लस तीसरे का मास इनटू उसका अबंडेंस डिवाइडेड बाई टोटल अबंडेंस। तो इस तरह से आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर है। अब इसमें दिक्कत कहां से आती है, प्रॉब्लम क्वेश्चन करते समय आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। जनरल जो फार्मूला हमारे पास निकल के आया, एवरेज एटॉमिक मास, ये होगा समेशन ऑफ मास ऑफ आइसोटोप इनटू अबंडेंस डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ अबंडेंस। ठीक है बेटा। अब आपसे इस पे 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या होता है कि इनका मास तो आपको दिया ही रहेगा बट अबंडेंस वो 3 तरीके से आपसे दे सकते हैं। पहला अबंडेंस होगा परसेंटेज में, कहेंगे कि ए जो है ये 3 आइसोटोप या 2 आइसोटोप से मिलके बना होता है, एक्स वाई 3 मान लिया, तो जेड। तो पहले में कहेंगे कि इनका परसेंटेज अबंडेंस ए बी या सी है। तो अगर अबंडेंस परसेंटेज में दिया होगा तो इस केस में जो टोटल अबंडेंस होता है ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये हमेशा कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है। कुछ क्वेश्चन में क्या करते हैं बेटा कि a और b तो दे देंगे, c की वैल्यू नहीं देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि a b और c 100 होना चाहिए। a और b दिया है तो a b को ऐड करके 100 में से माइनस कर दोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका होता है कि ये अबंडेंस फ्रैक्शन में देंगे, फ्रैक्शन में देंगे। जैसे ये कहेंगे कि इसका पॉइंट a है, इसका पॉइंट b है और इसका पॉइंट c है। तो अगर फ्रैक्शन में अबंडेंस दिया है तो टोटल अबंडेंस, फ्रैक्शन हमेशा बताया जाता है कितने से, 1 से। तो इन सब की वैल्यू पॉइंट a प्लस पॉइंट b प्लस पॉइंट c ये हमेशा कितने के बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। ठीक है। और तीसरा इसका तरीका है कि आपको ना ही परसेंटेज दिया होगा ना ही फ्रैक्शन दिया होगा, यहाँ पे रिलेटिव नंबर दिए होंगे, रिलेटिव नंबर दिए होंगे। जैसे कहेंगे कि इसका नंबर a है, इसका b है, इसका c है, ये कोई नंबर होगा, 3 5 7 1 5 कुछ भी कोई एक नंबर हो सकता है। तो उस समय जो टोटल अबंडेंस निकालेंगे बेटा वो हम क्या कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी, और इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, वो डिपेंड करेगा कि ये नंबर क्या दिए हुए हैं। ठीक है। क्लियर है। तो
इस तरह से हमसे 3 क्वेश्चन इस पे बनते हैं। हम आपको जो सीट दे रखी है उसमें तीनों पे एक एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, आप प्रैक्टिस करना। फिर एक क्वेश्चन उसमें से हम आपसे करा दे रहे हैं। लिखा है कि कार्बन हैज फॉलोइंग 3 आइसोटोप्स। कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, और इनका परसेंटेज एबंडेंस दे रखा है 98.8, दूसरा दे रखा है 1.1 और तीसरा दे रखा है 2 × 10⁻⁸। तो पूछ रहा है कि नेचर में जो कार्बन पाया जाएगा इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? तो सिंपल सा है कि एवरेज एटॉमिक मास का जो फार्मूला है वो है मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू इट्स अबंडेंस प्लस मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप इनटू इट्स अबंडेंस प्लस ऐसे करते चले जाएंगे टोटल अबंडेंस। अब कार्बन 12 है तो इसका मास कितना हो गया 12, एबंडेंस कितना दे रखा है 98.8 प्लस सेकेंड का मास कितना है 13 प्लस इंटू 1.1 प्लस 14 इंटू 2 × 10⁻⁸, और ये एबंडेंस परसेंटेज में है तो टोटल हो जाएगा 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, इस पे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है एवरेज एटॉमिक मास पे। देखना थोड़ा सा, इस पे मैथमेटिक्स है। क्वेश्चन है कि क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप्स। क्या है बेटा क्वेश्चन में कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, एक है क्लोरीन 35 और दूसरा है क्लोरीन 37। ठीक है, एंड इट्स एवरेज एटॉमिक मास इज 35.5। Then calculate percentage abundance of heavier isotope। क्वेश्चन समझ लो बेटा, ये कह रहे हैं कि क्लोरीन का 2 आइसोटोप्स क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, और इस क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास जो है वो 35.5 है। तो इसमें जो हैवियर आइसोटोप है इसका परसेंटेज आपको बताना है कि इस नेचर में पाए जाने वाले क्लोरीन में क्लोरीन 37 का परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, अब आपने ये देखा कि इनके मास दिए हुए हैं और एवरेज मास दिया हुआ है और परसेंटेज पूछ रहा है, 2 ही आइसोटोप्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके परसेंटेज और इसके परसेंटेज का सम हमेशा 100 ही आएगा। तो हम मान लेते हैं कि इसका परसेंटेज एबंडेंस कितना है x है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा बताओ 100 माइनस x। भाई इन दोनों का सम 100 आना है, ये x है तो ये 100 माइनस x होगा, बस इक्वेशन में रख देंगे। हमें पता है एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, मास इनटू
अबंडेंस का समेशन डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ अबंडेंस। ठीक है, ऑलरेडी हमको एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है कितना, 35.5। ठीक, पहला वाला आइसोटोप का मास कितना है 35, अबंडेंस कितना लिया है 100 माइनस एक्स प्लस दूसरे का मास कितना है 37, अबंडेंस कितना है x, टोटल कितना हो जाएगा 100। सॉल्व करेंगे ये इधर आएगा तो हो जाएगा 3550, ये इक्वल होगा, इसको हम लोग ओपन करेंगे ब्रैकेट तो 3500 माइनस 35x और प्लस 37x। ठीक है, माइनस 35x और 37x तो इधर बच जाएगा बेटा 2x और इसको इधर ले आओगे आप तो ये बचेगा 50। तो आ गया कि 2x बराबर 50, तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं x बराबर 25। यानी कि जो हैवियर आइसोटोप है इसका परसेंटेज कितना आ गया 25%। तो लाइटर का कितना हो जाएगा, हल्के वाले का 75। अगर यही फ्रैक्शन में पूछता तो फ्रैक्शन परसेंटेज हमेशा 100 में बात करते हैं हम लोग परसेंटेज के लिए और फ्रैक्शन के लिए 1 में। तो अगर 100 में 25 है तो 1 में कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन में अगर पूछता तो ये हो जाता 0.25 और ये कितना हो जाता 0.75। रिलेटिव नंबर पूछता तो इसको अगर हम 1 मान ले तो ये हो जाता 3। तो एक ही क्वेश्चन में हम तीनों तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलो ठीक, तो एवरेज समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन दिए हैं आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, कहीं पे अगर आपको नहीं आता है कोई दिक्कत होती है तो फिर आप हमसे पूछना, दोबारा हम फिर से कर लेंगे आपसे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब इसके बाद एक और टर्म आपको सीखना है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ये बस आपको ध्यान रखना है कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। कुछ नहीं बेटा, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को अगर आप ग्राम में रिप्रेजेंट करें, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को अगर आप ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो उसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो सिंपली इसको हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास रिप्रेजेंटेड इन ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अभी हमने बताया 1.008 होता है, बट इतना लिखने की जरूरत आपको नहीं है, सिर्फ 1 से ही आप काम चलाएंगे हमेशा किसी भी कैलकुलेशन में। तो इसका एटॉमिक मास 1 हो गया, तो ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 1 ग्राम। ठीक है, हीलियम है, इसका एटॉमिक मास 4 होता है, तो ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 4 ग्राम। ठीक है, नाइट्रोजन है, कितना होता है 14। आपने पिछली क्लास में मैंने आपको दिया था ये काम करने के लिए, आपने कर लिया होगा और धीरे धीरे आप याद भी इसको करिए। 14, तो ग्राम एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14 ग्राम। ऑक्सीजन की बात करें तो 16 होता है, तो ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 16 ग्राम। आयरन का 56 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 56 ग्राम। कहने का मतलब कि किसी भी एलिमेंट का जो ग्राम एटॉमिक मास होगा, ग्राम एटॉमिक मास होगा, ये कुछ नहीं है,
एटॉमिक मास और के साथ हमको लिख देना है बस ग्राम। तो एटॉमिक मास को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो बन जाता है ग्राम एटॉमिक मास। अभी बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, इसका यूज आगे आपको पड़ेगा। क्लियर है? ग्राम एटॉमिक मास क्लियर है कि किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को अगर ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वही कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास। और उसके लिए जैसे किसी भी एलिमेंट का आपसे पूछा जाए कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास 12 और उसमें जोड़ दिया ग्राम 12 ग्राम। सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास, सोडियम कितना होता है 23, एटॉमिक मास 23, ग्राम एटॉमिक मास 23 ग्राम। क्लियर? चलो इसके बाद थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं आयंस की, कि आयंस बनता है तो कैसे बनता है और उसके मास पे क्या फर्क पड़ता है। देखो बेटा, जैसे सपोज करिए कि कोई एलिमेंट ए है, इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होगा Z और यहाँ पे होगा A बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स और Z बराबर होता है प्रोटॉन्स और यही बराबर होता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? यानी कि किसी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं सोडियम का। यहाँ पे होता है 11, यहाँ पे होता है 23, ये इसका बता रहा है Z और ये बता रहा है इसका A, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम है। तो इस इंफॉर्मेशन से हम कह सकते हैं कि सोडियम के एक एटम के अंदर प्रोटॉन जो होंगे वो 11 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे बेटा 12 होंगे। तो किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम होता है। ठीक है? अच्छा, आपको ये भी पता है कि एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम है और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और नेचर अपोजिट है। एक पे प्लस होगा तो दूसरे पे माइनस होगा। तो एटम के अंदर जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है और टोटल निगेटिव चार्ज है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और इनका सम हो जाएगा 0। यानी कि किसी भी एटम के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो 0 होता है और इसीलिए हम लोग ये कहते हैं बेटा कि कोई एटम कैसा होता है न्यूट्रल होता है। कैसा होता है न्यूट्रल होता है। ठीक है? तो ये बात तो क्लियर हो गई कि कोई भी एटम होगा वो न्यूट्रल होगा, उसके ऊपर नेट कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। ठीक है? अब मैंने आपसे बताया था कि रदरफोर्ड मॉडल में एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है न्यूक्लियर पार्ट और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ये सर्कुलर पाथ होता है जिसको हम लोग सेल या ऑर्बिट बोलते हैं और इन्हीं सेल्स या ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब न्यूट्रल एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, टोटल चार्ज 0 हो गया तो ये न्यूट्रल हो गया।
अब इसके ऊपर चार्ज ले आना है तो हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो इक्वल नंबर है इसको अनबैलेंस करना है, तभी तो इसके ऊपर चार्ज आएगा। अनबैलेंस मतलब अनइक्वल करने के लिए या तो आप यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दो या फिर इसको इलेक्ट्रॉन बाहर से दे दो, या दूसरा तरीका हो सकता है कि या तो प्रोटॉन आप दे दो इसको बाहर से या प्रोटॉन निकालो। ये दो तरीके हैं कि इसका आयन बनाने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन आप वहां से निकालो या बाहर से दे दो, या प्रोटॉन निकाल लो और बाहर से दे दो। तो ये दो रास्ते होंगे कि या तो इलेक्ट्रॉन के नंबर के साथ आप कोई अल्ट्रेशन करें, उसमें कोई डिफरेंस ले आए, या प्रोटॉन के नंबर में डिफरेंस ले आए, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर में डिफरेंस आ जाएगा और ये इक्वल नहीं होगा, तो अब इसके ऊपर कोई चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इन दो तरीकों में से पहले हम बात करते हैं कि प्रोटॉन के नंबर को हम लोग चेंज करेंगे। तो प्रोटॉन के नंबर को चेंज करने के लिए प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, तो हमको न्यूक्लियस के अंदर जाके काम करना पड़ेगा, मतलब न्यूक्लियस के अंदर घुस के नहीं काम करना पड़ेगा, न्यूक्लियस के लेवल पे काम करना पड़ेगा। और न्यूक्लियस के लेवल पे जो काम किया जाता है ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन। और बेटा न्यूक्लियर रिएक्शन कराने के लिए आपको बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, 10⁻⁷ केल्विन के आर्डर की जरूरत होती है, और ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। दिस टेम्परेचर इज टेम्परेचर ऑफ कोर ऑफ सन। सन का जो कोर होता है वहाँ का टेम्परेचर इतना होता है, तो फिर ये तरीका हम लोग लैब में अडॉप्ट नहीं कर सकते, केमिकल रिएक्शन में ये तरीका अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन के नंबर को ही हम लोग अल्टर कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। तो देखते हैं, प्रोटॉन के साथ हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए हमको बहुत हाई एनर्जी की जरूरत होगी, केमिकल रिएक्शन में इतनी हाई एनर्जी आप जनरेट नहीं करा सकते। तो केमिकल रिएक्शन में कभी भी प्रोटॉन के नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक, अब हमें इसका चार्ज बनाना है तो दो तरीके हैं, या तो हम इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लें या तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। माइनस का मतलब निकाल रहे हैं और प्लस का मतलब ऐड कर रहे हैं। अब देखना बेटा, ये है ए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन थे, ये है ए, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन थे। आपने पहले वाले केस में इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाएगा और प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे और प्रोटॉन कम हो जाएंगे। मान लीजिए आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि एक प्रोटॉन अब इसके पास ज्यादा हो गया जिसका चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, और उसी प्रोटॉन की वजह से जो एक्स्ट्रा है जिसका चार्ज पॉजिटिव है, अब इस एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ऐसे आयन को जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग नाम देते हैं कैटायन। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो जाएगा, प्रोटॉन कम हो जाएंगे। जितने प्रोटॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन को तो न्यूट्रलाइज कर देंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया है न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है
उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, और ऐसे आयन को हम लोग एनायन बोलते हैं। ठीक है, अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा, दो किया है तो दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दो ऐड किया है तो दो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तीन किया है ऐड तो तीन नेगेटिव आ जाएगा, तीन को निकाल लिया है तो तीन पॉजिटिव आ गया। हम एक साथ जनरल टर्म बोल देते हैं, n इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किए हैं, निकाले हैं और n ऐड किए हैं, तो यहाँ पे n पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और n नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? बोलो। प्रोटॉन अब भी पहले जितना ही रहेगा, यहाँ पे भी प्रोटॉन अब भी पहले जितना ही रहेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के नंबर चेंज होंगे और इस तरह से कैटायन या अनायन बन जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं कि इनके मास पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे इसका जो मास था, एटॉमिक मास था, अब वो यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा कि कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया था शुरू में ही कि एटम का मास उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, तो इसको हम लोग कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। मतलब कि जो एटम का मास होता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है, और जब किसी एटम से कैटायन या एनायन बनाए जाते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका नंबर चेंज नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नंबर ही चेंज होता है, और इलेक्ट्रॉन के नंबर को हम लोग मास में कंसीडर ही नहीं करते। तो इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से या ऐड होने से इसके मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? जैसे हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब इसका मास भी 23 ही होगा। यानी कि किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं या उसमें ऐड कर दिए जाएं तो उसके एटॉमिक मास पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर है? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आयन बनाने में आप रिमूव करते हैं या ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का मास में कोई रोल नहीं है। जिस चीज़ का रोल ही नहीं है उसके ऐड करने या रिमूव करने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक, तो ये सारी बातें हो गई बेटा एटम्स के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है मॉलिक्यूल्स। अब हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की। कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।